नेपाल के लोगों का आक्रोश, आंदोलन सबने देखा, तख्ता पलट भी देखा, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की पूरी कहानी? कौन है वो लोग जिन्होंने इसकी पूरी पटकथा लिखी? ऐसे में ये जानना बहुत अहम है कि नेपाल में प्रदर्शनों की वजह बताए जा रहे ये चेहरे कौन हैं, इन चारों का इतिहास क्या है, नेपाल की राजनीति में इनका क्या असर है, इसके अलावा और कौन से चेहरे नेपाल के भविष्य की इबारत लिखने में आगे आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन से चेहरे रहे जो नेपाल में प्रदर्शनों के सूत्रधार बने। सुदन गुरुङ, भूकंप ने इनकी राह बदल दी। गुरुङ ने इवेंट मैनेजमेंट और नाइट लाइफ इंडस्ट्री छोड़कर सामाजिक कार्य करना शुरू किया। 2015 के नेपाल भूकंप में उन्होंने हमी नेपाल की स्थापना की। इस एनजीओ ने न सिर्फ भूकंप से प्रभावित लोगों के खाने और अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था की, बल्कि 5 साल बाद आई कोरोना महामारी में राहत कार्यों के कारण ये एनजीओ चर्चा में भी रहा। 2020 में इनफ इज इनफ आंदोलन के दौरान वे युवाओं के नेता बने। इसी साल तक ये 1600 से ज़्यादा सदस्यों के साथ एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के रूप में पंजीकृत हो गया था, रजिस्टर्ड हो गया था। गुरुङ ने युवाओं से स्कूल ड्रेस में प्रदर्शन करने की अपील की थी। प्रदर्शन के पीछे सुदन गुरुङ का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों से अपील की कि वे सरकार के सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर और किताबें हाथ में लेकर आएं ताकि ये विरोध शांति का प्रतीक बने। उन्होंने रैली के लिए औपचारिक अनुमति भी मांगी और सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा और रूट प्लान भी साझा किया। गुरुङ ने अपने पोस्ट के जरिए सरकारी भ्रष्टाचार की ओर युवाओं का ध्यान भी आकर्षित किया। पुलिस की सख्ती के बाद ओली से इस्तीफा मांगा। इस बीच जब सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस से बल प्रयोग करवाया तो सुदन भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से तुरंत इस्तीफे की मांग रख दी। इसके बाद उन्होंने मंत्रियों से भी इस्तीफे की मांग और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग कर दी। इसके बाद नाम सामने आता है बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह का। सिविल इंजीनियर, रैपर, आर्टिस्ट से नेता तक का सफर। बालेन शाह काठमांडू के 15वें मेयर हैं। बालेन पेशे से सिविल इंजीनियर और रैपर भी रहे हैं। बालेन शाह ने साल 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बालेन शाह लोगों के बीच खासकर युवा पीढ़ी के खासे लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं, जिससे युवा पीढ़ी उनसे जुड़े। भारत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। बालेंद्र का छात्र जीवन में भारत से भी रिश्ता रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर्नाटक से की है। संगीतकार, रैपर, कवि, इंजीनियर से नेता बने शाह का नाम देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भी चल रहा है। बालेंद्र का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक मैथिल मूल के मधेशी परिवार में हुआ। उनके पिता रामनारायण शाह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। उनके पिता आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनाती के बाद मधेश प्रांत के महोत्तरी जिले से काठमांडू आए थे। बालेन शाह ने 12वीं की पढ़ाई बीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। उन्होंने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की और बाद में कर्नाटक में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी यानी बीटीयू से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। बालेन शाह को केपी शर्मा ओली का विरोधी माना जाता है। दोनों के बीच अदावत की वजह थी कि बीते साल काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई की जद में कई नेता भी आए। ऐसे में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी का विरोध शुरू हो गया। बालेन शाह ने इसके लिए पीएम केपी शर्मा ओली पर निशाना साधा। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी के हजारों कर्मचारियों को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली थी। बालेन शाह ने इन कर्मचारियों को समर्थन दिया था और सरकार को चेतावनी दे डाली थी। इस मामले को लेकर खूब विवाद हुआ और बालेन शाह लोगों की नज़रों में आ गए। इसके बाद बात करते हैं रवि लमिछाने की। रवि लमिछाने एक टीवी शो से लोकप्रिय हुए, टीवी शो से उन्हें लोकप्रियता मिली। रवि लमिछाने राजनीति में आने से पहले पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। उन्होंने सीधा कुरा जनता संघ नाम से एक शो को होस्ट किया था, जिसने उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस कार्यक्रम की थीम भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक मुद्दों पर काम करने से जुड़ी थी। इसके चलते वे नेपाल में हर दूसरे घर में देखे जाने वाले एक बड़ा चेहरा बन गए थे। राजनीति में उतरे, घाट घाट का पानी पिया। लमिछाने ने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी की स्थापना की थी।
आम चुनाव में अपनी लोकप्रियता के दम पर रवि ने पार्टी को 20 सीटें जितवाईं। इसके बाद उन्हें पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में उन्हें संगठित अपराध और सहकारी फंड में हेरफेर के मामले में आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया। तब से ही वे जेल में बंद थे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में युवाओं का समर्थन किया। रवि लमछाने की पार्टी आरएसपी ने खुलकर सरकार के खिलाफ युवाओं के विरुद्ध प्रदर्शन का समर्थन किया। उनकी पार्टी के 20 सांसदों ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों और युवाओं के प्रदर्शन पर सख्ती बरतने के खिलाफ एक साथ इस्तीफा देकर दबाव बनाया। जेनजी के आंदोलन के बाद जेल प्रशासन ने लमिछाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी निकिता पौडेल ने व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस बीच युवाओं ने भी लमिछाने का समर्थन किया और उन्हें जेल से छुड़ा लिया गया। इसके बाद नाम सामने आता है सुशीला कार्की का। नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के समर्थन में एक बड़ी आवाज नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की रही। उन्होंने युवाओं के प्रदर्शन का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आदेश के बाद खुद सड़कों पर उतरकर आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कार्रवाई को हत्या करार दिया। बताया गया कि युवाओं ने प्रदर्शन रोकने के लिए सुशीला कार्की को अंतरिम तौर पर नेपाल की सत्ता सौंपने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। दरअसल कार्की ने कहा था कि अगर 1000 युवा उनके पक्ष में हस्ताक्षर करेंगे तो वे ही सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पक्ष में करीब 2500 से ज्यादा वोट पड़े। भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की। कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद वकालत और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, जिनमें चुनावी विवाद भी शामिल थे। आप लोगों को क्या लगता है इन 4 नामों को लेकर, नेपाल को लेकर, नेपाल में हुए तख्ता पलट को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।